हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने 2021-22 सेशन के लिए सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और यहाँ पे हम होम साइंस के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में होम साइंस में इस साल हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसी सेशन के लिए सिलेबस है। 2021-22 वाला जो सेशन है इसके लिए सिलेबस है। तो क्लास 12th के सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। आज हम क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस दिया गया है, ये देखो। यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताई गई है कि मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ अडोलसेंस। यहाँ पे अडोलसेंस के बारे में आपको पढ़ना है। अडोलसेंस वाला जो पीरियड होता है बेसिकली उसके बारे में आपको पढ़ना है कि वहाँ पे कैसे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, आप खुद को समझने लगते हो। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। यूनिट जो थर्ड है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। जब आप अपने आप को समझने लगते हो तो धीरे धीरे फिर आप अपनी फैमिली को, कम्युनिटी को और सोसाइटी को समझने लगते हो। ठीक है, तो इस यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है चाइल्डहुड की। इसमें चाइल्डहुड के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर है एडल्टहुड। एडल्टहुड से भी 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ब्रीफ में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं और बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखो यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, जिसमें आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं कि होम साइंस क्या होता है, होम साइंस के एरियाज़ कौन कौन से हैं, और होम साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होम साइंस इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। उसके बाद है करियर ऑप्शंस ऑफ होम साइंस। अगर आप होम साइंस से आगे पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ अडोलसेंस। अडोलसेंस वाला जो पीरियड हमारा होता है जिसमें आप लोग अभी हो, तो उस पीरियड में कैसे हम खुद को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर है आपका उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सेल्फ क्या होता है, पर्सनल डायमेंशन में सेल्फ क्या होता है, सोशल डायमेंशन में सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टीम पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा सेल्फ होता है वो इन्फेंसी के टाइम पे कैसा होता है, 0 to 2 ईयर्स में जो हमारा सेल्फ होता है वो कैसा होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ अर्ली चाइल्डहुड में कैसा होता है, मिडिल चाइल्डहुड में कैसा होता है, और अडोलसेंस में हमारा सेल्फ कैसा होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और जब आप एडोलसेंस में सेल्फ को पढ़ोगे तब आप यहीं पे ये समझोगे कि इसी एज में, एडोलसेंस वाली एज में, आप आइडेंटिटी डेवलपमेंट करते हो, आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होना स्टार्ट होती है, सोसाइटी में अपनी आप पहचान बनाते हो, और इसी समय आइडेंटिटी क्राइसिस भी आता है हमारे अंदर। उसके बाद है रियल वर्सेस आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या होता है, आइडियल सेल्फ क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी पहचान पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। जब आप अडोलसेंस वाले पीरियड में आते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हो, आप खुद के बारे में अलग तरीके से सोचने लगते हो। ठीक है, चाइल्डहुड तक आपकी सोच आपके लिए अलग रहती है, लेकिन जैसे ही आप अडोलसेंस में आते हो आप अपने लिए अलग तरीके से सोचने लगते हो। इन्फ्लुएंसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। कौन कौन सी ऐसी
चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को प्रभावित करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस इसमें आप पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में इस एज में बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं जिनका असर हमारी आइडेंटिटी के फॉर्मेशन पे पड़ता है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, उसका असर भी आपकी आइडेंटिटी पे पड़ता है। इमोशनल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, इनका असर भी आपकी आइडेंटिटी के फॉर्मेशन पे पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। ये यूनिट सेकेंड का ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, फिर आप डेफिनेशन पढ़ोगे फूड की, न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद आप पढ़ोगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, आरडीए क्या होता है, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में पढ़ोगे, यूजिंग बेसिक फूड ग्रुप्स फॉर प्लानिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट प्लान करने के लिए जिन फूड ग्रुप्स का आप यूज़ करते हो उनको कैसे यूज़ करना है वो आपको सिखाया जाएगा। फूड गाइड पिरामिड क्या होता है उसको आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। वेजिटेरियन फूड गाइड के बारे में आप समझोगे। डाइटरी पैटर्न्स इन अडोलसेंस, अडोलसेंस में हमारे डाइटरी पैटर्न्स क्या होते हैं, हम कैसी डाइट लेते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो जनरली एडोलसेंट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो इरेगुलर मील लेते हैं या वो मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं। कभी वो लंच नहीं करते, कभी डिनर नहीं करते, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते। स्नैकिंग, फास्ट फूड्स, डाइटिंग, ये सारी चीज़ें एडोलसेंट्स करते हैं। उसके बाद है मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर। आपका जो डाइट रिलेटेड बिहेवियर है उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप डाइट जर्नल्स पढ़ सकते हो, जो भी मैगजीन्स आती हैं डाइट से रिलेटेड, डाइटिंग से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। और सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्नैक्स, ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सारी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और अपनी डाइट को, अपने डाइट रिलेटेड बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईटिंग बिहेवियर, हमारे ईटिंग बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं और अडोलसेंस में कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी बताया जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद कुछ की टर्म्स बताई जाएंगी और उनकी मीनिंग बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी यूनिट सेकंड का ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, फिर आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे रिसोर्सेज के, कि रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप ह्यूमन, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ोगे, इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज पढ़ोगे, फिर नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज पढ़ोगे। तो 3 तरीके से आपके रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फिर इन तीनों को आप ब्रीफ में देखोगे। पहले ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉलेज, मोटिवेशन, स्किल, स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड, टाइम, एनर्जी। फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, मनी, मटेरियल रिसोर्सेज। फिर इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर एक रिसोर्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, असेसिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए और रिसोर्सेज हमारे मैनेजेबल भी होने चाहिए, ठीक है। फिर है मैनेजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ोगे कि प्लानिंग होती है, प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, ये सब क्या हैं, ये सब प्लानिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस है ये सब, प्लानिंग से लेके इवैल्यूएशन तक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फैब्रिक्स अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास कपड़े हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कपड़े बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि यार्न्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिनिशिंग क्या होती है, कैसे फाइबर्स को, फैब्रिक को फिनिशिंग दी जाती है। फिर है इंट्रोडक्शन टू फाइबर प्रॉपर्टीज़, फाइबर की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम फाइबर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिलामेंट फाइबर क्या होता है, स्टेपल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड या मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, सेलुलोजिक, प्रोटीन, मिनरल और नेचुरल रबर,
ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड या मैन मेड फाइबर्स। तो कौन कौन से हमारे मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स होते हैं, तो ये भी 5 होते हैं। रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर्स, जिसको आप रेयॉन बोलते हो, ठीक है। मॉडिफाइड सेलुलोजिक फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, नॉन सेलुलोजिक फाइबर्स, मिनरल फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फाइबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉटन, लिनन, वुल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और इलास्टोमेरिक फाइबर्स। इसके बाद हम यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे, यार्न्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्लीनिंग की जाती है, स्लीवर बनाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे अटेनुएटिंग, ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग, कैसे धागे को खींचा जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर है यार्न टर्मिनोलॉजीज़, यार्न में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, यार्न नंबर क्या होता है, यार्न ट्विस्ट क्या होता है, यार्न और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फैब्रिक प्रोडक्शन, कि कैसे फैब्रिक को बनाया जाता है। जब हमने यार्न पढ़ लिया कि धागा कैसे बनेगा, तो उसके बाद फैब्रिक का प्रोडक्शन कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीविंग पढ़ेंगे, हम निटिंग पढ़ेंगे, ब्रेडिंग, नेट्स, लेसेस। फिर जब हमारा फैब्रिक बन गया तो उस फैब्रिक को फिनिशिंग भी तो देनी है ना, तो टेक्सटाइल फिनिशिंग हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फिनिशिंग देते हैं, किस तरह से फैब्रिक को अच्छा रूप रंग देते हैं। तो फिनिशिंग विथ कलर, प्रिंटिंग। इसके बाद सेकेंड यूनिट का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। फिर हम पढ़ेंगे मीडिया क्या होती है, मीडिया को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, मीडिया के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कितने टाइप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं वो भी हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारी सेकेंड यूनिट का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की मीनिंग क्या होती है, कितने टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स बताई गई हैं, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट आ जाता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो इसका पहला चैप्टर है रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद सिग्निफिकेंट अदर्स। जो दूसरे लोग हैं उनसे हमारा रिलेशनशिप कैसे होता है, उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फैमिली, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसमें हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि एक बच्चा कैसे फैमिली से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो सबसे पहले हम फैमिली की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फैमिली की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद कितने टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, पैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रिलिनियल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द फैमिली, कि एक फैमिली का क्या क्या फंक्शन होता है। तो देखो फैमिली का काम क्या होता है, वो हमें पोषण देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सोशलाइजेशन हमारे अंदर जो होती है वो फैमिली के थ्रू ही होती है। हमारा जो सबसे पहला समाज होता है वो हमारी फैमिली ही होती है। कन्फरिंग अ स्टेटस एंड रोल टू इंडिविजुअल्स, हमारे रोल्स हमें हमारी फैमिली से ही पता चलते हैं कि सोसाइटी में हमारा रोल क्या है और हमें कैसे अपना रोल निभाना है। इकोनॉमिक फंक्शन भी फैमिली करती है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट देती है। फुलफिलिंग द नीड फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देती है। रिक्रिएशनल फंक्शंस, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिक्रिएशनल होती हैं, जब भी हम बोर हो जाते हैं तो अपनी फैमिली में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको हम रिक्रिएशनल फंक्शंस बोलते हैं। छोटे मोटे फंक्शंस जो हो जाते हैं घर में, उनको भी रिक्रिएशनल फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो रिलीजियस फंक्शन मतलब कि शादी हो गई, कोई पूजा पाठ हो गया, तो ये रिलीजियस फंक्शन हो गया। रिक्रिएशनल फंक्शंस वो होते हैं जैसे मान लो फैमिली ने कोई टूर ऑर्गेनाइज कर लिया कि हम कहीं घूमने जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये रिक्रिएशनल फंक्शंस हो गया, ठीक है।
फैमिली ने ये डिसाइड कर लिया कि हम पिकनिक पे कहीं जाएंगे, एक छोटी सी पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये भी रिक्रिएशनल फंक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद फैमिली लाइफ साइकिल क्या होती है, फैमिली डेवलपमेंटल टास्क्स क्या होते हैं, फैमिली डायनामिक्स, हैंडलिंग सिचुएशंस की कैसे फैमिली सिचुएशन को हैंडल करती है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू मेंबर्स, मेंबर्स को कैसे सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है फैमिली, कम्युनिकेशन इन द फैमिली, फैमिली में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, वो 4 तरीके से होता है, क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मास्क्ड एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मास्क्ड एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो 4 तरह का कम्युनिकेशन होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कीज टू बिल्डिंग इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन, कैसे आप अच्छा फैमिली कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो, क्या क्या कीज़ हैं जिनके थ्रू आप अच्छा फैमिली कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहली की है कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली, आप हमेशा फैमिली मेम्बर्स से बात करते रहो, ऐसा नहीं कि जब आपको काम पड़े तभी आप बात करो। फिर है कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बात को क्लियरली बोलना सीखो, बात को घुमाना नहीं है। फिर है बी एन एक्टिव लिसनर, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहो, आपको सुनना भी है अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातों को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्कूल पीयर एंड एजुकेटर्स। देखो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर, इसमें ही 3 पार्ट हैं, पार्ट ए बी एंड सी। तो ए जो है ये फैमिली वाला हो गया। ठीक है। अब ये जो है हमारा स्कूल पीयर एंड एजुकेटर्स, ये बी पार्ट है। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग न्यू रिलेशनशिप, बच्चे जब नया रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उसमें स्कूल का क्या रोल होता है। पीयर रिलेशनशिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि पीयर रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, इन्फेंसी वाले पीरियड में पीयर रिलेशनशिप कैसी होती हैं, प्री स्कूल ईयर्स में पीयर रिलेशनशिप कैसी होती हैं, फिर बच्चा जब बड़ा होता है चाइल्डहुड ईयर में जाता है तो कैसी उसकी पीयर रिलेशनशिप होती है, अडोलसेंस में कैसी पीयर रिलेशनशिप होती है। अब पीयर रिलेशनशिप क्या है कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ आपका रिलेशन कैसा है। इसमें हम क्लिक और क्राउड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अडोलसेंस में ही जो पीयर रिलेशनशिप होगी उसी में हम क्लिक और क्राउड के बारे में पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो 2 इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपके फ्रेंड ज़्यादा हैं तो आप एक्सेप्टेड फील करोगे, आपको लगेगा कि सोसाइटी में सब लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इमोशनल सिक्योरिटी भी फील करोगे। फिर है पीयर प्रेशर। इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स ऑन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट, बच्चे की, स्टूडेंट की डेवलपमेंट में और अचीवमेंट में एजुकेशन और टीचर का क्या रोल होता है। एजुकेशन और टीचर स्टूडेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, स्टूडेंट के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट सी है इस चैप्टर का, उसका नाम है कम्युनिटी एंड सोसाइटी, क्या होती है कम्युनिटी सोसाइटी ये हम पढ़ेंगे, कितने टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम नेबरहुड, विलेज, सिटी, टाउन इनके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटीज़ के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। सोसाइटी एंड कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटी इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़, किसी भी पर्सन की लाइफ पे और किसी भी फैमिली पे सोसाइटी का क्या असर पड़ता है। रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी टू कल्चर, सोसाइटी का कल्चर से क्या रिलेशनशिप होता है ये हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, ये भी हम पढ़ेंगे। द इंडिविजुअल चाइल्ड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल चाइल्ड क्या होता है, कैसे वो कम्युनिटी और सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, और एक इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट्स। इसमें भी कई पार्ट हैं। पार्ट ए है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है और इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेल्थ केयर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या होता है,
इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की इम्पॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स की बात की गई है। फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, केयर फॉर द वनरेबल, गुड हेल्थ फॉर ऑल, सेफ इन्वायरमेंट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि न्यूट्रिशनल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके थ्रू, इन फैक्टर के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो न्यूट्रिशनली ठीक ठाक है या नहीं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बेसिकली यहाँ पे 3 बताई गई हैं, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। उसके बाद हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, फूड हाइजीन एंड वाटर सेफ्टी। उसके बाद इसी चैप्टर का, ये जो चैप्टर है इसी का पार्ट बी कौन सा है, ये है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइम प्लान की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाउ गुड इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये पता करेंगे कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो आप टाइम प्लान बना के रखा है आपने, वो कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान्स, कैसे आप अच्छा टाइम प्लान बना सकते हो। टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कैसे किस किस टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट, कौन कौन से टूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के। पीक लोड पीरियड, वर्क कर्व, रेस्ट ब्रेक पीरियड्स, वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद स्पेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद है स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस एंड द होम, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी 4th यूनिट है जिसका नाम है चाइल्डहुड, और इस 4th यूनिट का पहला चैप्टर है सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले तो आप मीनिंग पढ़ोगे कि सर्वाइवल की मीनिंग क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद गुड न्यूट्रिशन आप पढ़ोगे कि गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, चाइल्डहुड में कैसे अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूरी है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों में, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, सेंसरी कैपेबिलिटीज़ कैसे बच्चे में डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस वाली जो एज है उसमें कैसे हम डेवलप होते हैं। तो फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, फिर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम कैसे, हमारी जो थिंकिंग है वो इवॉल्व होती है, कैसे हमारी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं जो कि जीन पे आज ने दी हैं, 4 स्टेजेस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 4 स्टेजेस यहाँ पे दी गई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद इसी यूनिट का, यूनिट 4 का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, इसका नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये जो 2nd चैप्टर यूनिट का है, पूरी बुक का ये 2nd चैप्टर नहीं है, बुक में इससे पहले भी चैप्टर है। ठीक है, तो यूनिट 4 का 2nd चैप्टर है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है, हेल्थ क्या होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी वाला जो पीरियड है बर्थ से लेके 1 साल तक का, उसमें कैसे न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलबींग डेवलप होती है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्फेंट की, ब्रेस्ट फीडिंग हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। उसके बाद है फीडिंग इन लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स जिनका वेट कम है उनको कैसे आप फीड करा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कौन कौन से होते हैं, गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब आप दे रहे हो तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद है इम्यूनाइजेशन,
ठीक है, कैसे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी लाई जा सकती है वैक्सीन के थ्रू या दवाओं के थ्रू। कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होती है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो आप पढ़ोगे। फिर है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर। जो 1 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं, प्री स्कूल वाले बच्चे, उनमें कैसे न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलबींग होती है, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं उनकी हेल्थ पे। तो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को सबसे पहले समझेंगे, फिर उनके लिए जो गाइडलाइंस है कि उनको कैसे हेल्दी हम खाना खिला सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्लानिंग बैलेंस मील्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनके लिए कैसे हम एक बैलेंस्ड मील प्लान कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लो कॉस्ट स्नैक्स, कुछ जो लो कॉस्ट स्नैक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फीडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड्स, जो स्पेसिफिक नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको कैसे फीड कराया जाए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन, कि कैसे इन बच्चों की इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं वैक्सीन के थ्रू और दवाओं के थ्रू। उसके बाद है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन 7 to 12 ईयर्स। जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलबींग को हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इन बच्चों की, कैसे इनके लिए अच्छी डाइट्स हम प्लान कर सकते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइट इंटेक ऑफ प्री स्कूल एज एंड स्कूल एज चिल्ड्रन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्री स्कूल बच्चों की और स्कूल एज बच्चों की डाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, डाइट को प्रभावित करते हैं। हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन में कौन कौन से हेल्थ और न्यूट्रिशन इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केयर एंड एजुकेशन, यूनिट 4 का ही ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस समय केयर और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। मीनिंग ऑफ केयर एंड एजुकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद है हु प्रोवाइड्स ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को किसने प्रोवाइड किया। फिर हम पढ़ेंगे क्यों प्रोवाइड की गई ये सर्विसेज, ज़रूरत क्या थी। नेचर क्या है ECCE का। केयर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड में केयर एंड एजुकेशन बच्चे को कैसे दी जा सकती है। डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रंस प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। प्राइमरी एजुकेशन का नेचर कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आवर अपैरल, हमारे कपड़े, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोथिंग फंक्शंस एंड द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, क्लॉथ्स के फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम क्लॉथ्स को सेलेक्ट करते हैं। मॉडेस्टी, प्रोटेक्शन, स्टेटस एंड प्रेस्टीज एंड एडोरमेंट। तो देखो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कपड़ों के होते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कपड़ों के सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें सोच के हम कपड़ों को सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चे की एज को देख के, बच्चे की क्या, किसी भी पर्सन की एज को देख के हम कपड़ा सेलेक्ट करते हैं, उसकी एज के हिसाब से कौन सा कपड़ा उसको सूट करेगा ये हम देखते हैं। क्लाइमेट और सीज़न को भी हम ध्यान में रखते हैं, क्या ओकेजन है, किस ओकेजन के लिए आप वो कपड़ा खरीद रहे हो, ये भी हम ध्यान रखते हैं। कौन सा फैशन चल रहा है, और साथ ही साथ इनकम हमारी कैसी है। अगर अच्छी खासी इनकम है तो हम अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे ही नॉर्मल कपड़े भी खरीद सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बेसिक क्लोथिंग नीड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लोथिंग नीड्स क्या होती हैं। तो देखो छोटे बच्चों को क्या चाहिए होता है, उनका कपड़ा कैसा होना चाहिए जो उनको कंफर्ट दे, सेफ्टी दे, जिसमें बच्चा अपना खुद का हेल्प कर सके, हाथ पांव हिला सकें, ऐसा ना हो कि बच्चा बंधा रहे। अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा अच्छा दिखना चाहिए। अलाउंस फॉर ग्रोथ, आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसकी हाइट वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको ध्यान में रख के कपड़ा खरीदना चाहिए। ऐसा कपड़ा खरीदना चाहिए जिसकी केयर मेंटेनेंस ईजिली हो पाए। फैब्रिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो कि बच्चे को सूट करे, जो कि बच्चे की स्किन के लिए अच्छा हो, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा हो। उसके बाद है क्लोथिंग रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट
चाइल्डहुड स्टेजेस। जो चाइल्डहुड के स्टेजेस होते हैं उसमें कैसे क्लोथिंग की ज़रूरत होती है, कैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो इन्फेंसी, इसमें कैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्रीपिंग एज, जो 6 to 1 ईयर का एज होता है, जिसमें बच्चा कहते हैं ना क्रीप करता है, तो उसमें बच्चा जैसे अपने आप को घसीटता है, तो उसमें कैसे कपड़े होने चाहिए। टोडलरहुड, जब बच्चा लड़खड़ा के चलता है, गिरता है, तो उस समय बच्चे को कैसा कपड़ा देना चाहिए, कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। प्री स्कूल एज 2 to 6 ईयर, इसमें कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल ईयर 5 to 11 ईयर, यहाँ पे कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। अडोलसेंस को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जो जो स्पेशल नीड्स में हैं उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारी 5th यूनिट है अडल्टहुड। इसका पहला चैप्टर है हेल्थ एंड वेलनेस। अडल्टहुड में हेल्थ वेलनेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस हम पढ़ेंगे। हेल्दी एंड अनहेल्दी डाइट्स पढ़ेंगे, क्या अंतर होता है, क्या असर पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर हेल्दी और अनहेल्दी डाइट का। बीएमआई क्या होता है। डूज एंड डोंट्स फॉर हेल्थ प्रमोटिंग डाइट्स। फिटनेस हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इन अडल्टहुड हम पढ़ेंगे। वेलनेस क्या होती है। क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन हु इज़ रेटेड हाई ऑन वेलनेस, किन तरह के पर्सन्स को हम हाई रेट्स दे सकते हैं वेलनेस के मामले में, क्या क्या क्वालिटी उनके अंदर है जिसकी वजह से उनको हाई रेट मिला है। डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। सोशल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसके बाद है स्ट्रेस एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है और हम कैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं। फिर है सिंपल टेक्निक्स टू कोप विथ स्ट्रेस, क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, फैमिली, रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक, हॉबी। तो ये कुछ तरीके हैं। योगा, ये सब कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम स्ट्रेस से बच सकते हैं अगर नॉर्मल छोटा मोटा स्ट्रेस है तो। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी यूनिट का, इसी जो ये एडल्टहुड यूनिट है, यूनिट 5, इसी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फिर हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम मनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। फैमिली इनकम, तो मनी इनकम, रियल इनकम, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम में डिवाइड कर देते हैं। साइकिक इनकम, उसके बाद है इनकम मैनेजमेंट, बजट, स्टेप्स इन मेकिंग बजट, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग फैमिली बजट। फैमिली बजट जो हम प्लान करते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं। कंट्रोल इन मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम मनी को मैनेज करते हैं बेसिकली। चेकिंग टू सी हाउ वेल द प्लान इज़ प्रोग्रेसिंग, हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा मनी मैनेजमेंट है वो हो रहा है। मेंटल एंड मैकेनिकल चेक, हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। रिकॉर्ड्स रखते हैं, अकाउंट्स को देखते हैं। एडजस्टिंग वेयर एवर नेसेसरी, हम जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ एडजस्ट भी करते हैं कि चलो आज इस महीने में कपड़े नहीं खरीदेंगे, इस महीने में दूसरा काम कर लेंगे। तो होता है ना, जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती उसको हम स्किप कर देते हैं, जो ज़रूरी चीज़ हमें लगती है वहाँ पे हम पैसा खर्च कर देते हैं। फिर हम इवैल्यूएशन भी करते हैं कि हमने जो पैसा खर्च किया वो कहाँ पे किया। ठीक है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग साउंड इन्वेस्टमेंट, कैसे हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट में। तो सेफ्टी टू द प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमको सेफ रखना है, जो हमारा मेन इनकम है हमारी उसको हमको सेफ रखना है। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, जो हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें देखना है कि वहाँ पे जो रेट है इंटरेस्ट का वो कैसा है। लिक्विडिटी को हम ध्यान में रखेंगे। रिकग्निशन ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड कंडीशन,
तो यहाँ पे जो जो भी शर्तें हमारे सामने रखी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। ईजी एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, हम ये देखेंगे कि पैसे जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो हमारी सुविधा के हिसाब से है या नहीं, हमें समझ भी आ रहा है या नहीं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे फिर वापस पैसों को निकालें। इन्वेस्टिंग इन नीडेड कमोडिटीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। टैक्स एफिशिएंसी, जो अगर हमें टैक्स देना है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि टैक्स तो देखो हमें देना ही है, तो वो अच्छे से दिला जाए, ठीक है। आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट के बाद कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलेंगी उस पर भी हम ध्यान देंगे। टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 10 साल 12 साल, कितने टाइम के लिए। कैपेसिटी, फिर हम कैपेसिटी को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी के अंदर है या नहीं, वो पैसे हम हर मंथ या हर ईयर में जमा कर पाएंगे या नहीं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यूज़, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम सेविंग कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो, बैंक्स में भी आप सेविंग कर सकते हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी आप सेविंग कर सकते हो, एनएसई, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, चीट फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, गोल्ड हाउस, लैंड, अदर न्यू स्कीम्स। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की नीड क्या होती है, 4 C's ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के जो 4 C's हैं वो कौन कौन से हैं, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, मीन्स और कोलैटरल, ठीक है। तो ये चारों C's के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 5 का ही नेक्स्ट चैप्टर है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। तो इसमें हम मेंडिंग पढ़ेंगे कि अगर कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसको हम कैसे उसकी मरम्मत कर सकते हैं, कैसे कपड़ों की धुलाई होगी। फिर हम लॉन्ड्रिंग में ही पढ़ेंगे कि स्टेन रिमूवल कैसे होगा, कौन कौन से ऐसे स्टेन्स हैं जो कि जनरली कपड़ों पे लग जाते हैं, वेजिटेबल स्टेन्स, एनिमल स्टेन्स, ऑयल स्टेन्स, मिनरल स्टेन्स, डाई ब्लीडिंग। तो इनको कैसे हम रिमूव करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम स्टेन्स को रिमूव करेंगे। स्क्रैपिंग, डिपिंग, स्पॉन्जिंग, ड्रॉप मेथड। इसके बाद है रीजन फॉर स्टेन रिमूवल, स्टेन रिमूवल के लिए कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करेंगे। कॉमन स्टेन्स एंड मेथड ऑफ रिमूविंग, कॉमन दाग कौन कौन से हैं और किन मेथड का यूज़ करके हम उनको रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ डर्ट, द क्लीनिंग प्रोसेस, जो गंदगी है उसको कैसे रिमूव करेंगे, क्या क्लीनिंग प्रोसेस होगा। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनका यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग के कौन कौन से मेथड है। फ्रिक्शन, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, सक्शन, वॉशिंग बाय मशीन। फिर फिनिशिंग, कपड़ों की फिनिशिंग कैसे की जाएगी। तो ब्लूज एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, इनका यूज़ करके कपड़ों को हम ब्राइट कर सकते हैं। स्टार्चेस एंड स्टिफनिंग एजेंट्स, इनका यूज़ करके भी हम कपड़ों पे फिनिशिंग देते हैं। आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैब्रिक केयर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कपड़ों की केयर को अफेक्ट करते हैं। तो देखो कपड़े कैसे बने हैं, किन फैब्रिक से बने हैं, किस तरह के यान से बने हैं, ठीक है, उनका कलर कैसा है, उनके ऊपर कैसी फिनिशिंग की गई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी केयर पे असर डालते हैं। आप कॉटन के कपड़ों की केयर अलग तरीके से करोगे, सिल्क के कपड़ों की केयर अलग तरीके से करोगे, वुलन कपड़ों की केयर अलग तरीके से करोगे। फिर है केयर लेबल, कौन कौन से ऐसे केयर वाले लेबल हैं। आपने देखा होगा कपड़े खरीदते हो तो लेबल कुछ लगे होते हैं कि ये कपड़ा जो है ये खाली ड्राई वॉश के लिए है, ये कपड़ा हैंड वॉश भी किया जा सकता है, ऐसे कुछ लेबल पीछे लगे होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एज, एजुकेशन, कल्चर, जेंडर, एक्सपोजर टू न्यू नॉलेज, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है बुक का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स, कि
एज एन इंडिविजुअल हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, राइट्स क्या होते हैं। डू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल? क्या हर व्यक्ति के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होते हैं? हाउ टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रमोट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? कैसे हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें और कैसे अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस को बिल्ड करें, कैसे अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर्स हैं ये हमने समझ लिए हैं कि कैसे कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम क्या है? आपको पता है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो जो पहला प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का जो पहला टॉपिक है वो है ऑब्जर्व डेवलपमेंटल नॉर्म्स। आपको डेवलपमेंटल नॉर्म्स को ऑब्जर्व करना है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मोटर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, लैंग्वेज एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। और ये जो डेवलपमेंटल नॉर्म्स हैं ये बर्थ से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे की आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, या तो लिस्ट एंड डिस्कस 4 to 5 एरियाज ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट विद मदर, फादर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स। तो इन चारों के साथ आपको बताना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप अग्री होते हो और जहाँ जहाँ पे आप डिसअग्री होते हो। तो इन दोनों प्रैक्टिकल्स में से कोई एक आपको करना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ हेल्दी स्नैक्स फॉर एन अडोलसेंट। एक अडोलसेंट के लिए हेल्दी स्नैक्स आपको बनाने हैं, इसमें भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। प्लान अ बजट फॉर अ गिवन सिचुएशन पर्पस। किसी एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपको प्लान करना है, एक बजट बनाना है बेसिकली। 3 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद है प्रिपेयर अ टाइम प्लान फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक टाइम प्लान बनाओ, उसके लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा 5th प्रैक्टिकल है वो है रिलेशनशिप ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज टू देयर यूजेज। अब फाइबर की प्रॉपर्टी का उसके यूजेस के साथ क्या रिलेशन है? थर्मल प्रॉपर्टी एंड फ्लैमेबिलिटी, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी एंड कंफर्ट। तो ये फाइबर की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के फाइबर्स को आप कैसे यूज़ करोगे ये आपको बताना है। या तो आप एक केयर लेवल बनाओ किसी गारमेंट के लिए। ठीक है, किसी गारमेंट के लिए आपको केयर लेवल बनाना है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करना है जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप फाइल बनाओगे जिसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो आपका वाइवा होगा उसके लिए भी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो बुक आपको पूरे साल पढ़नी है क्लास 11th में, उसका नाम है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस फॉर क्लास 11। और ये बुक के 2 पार्ट हैं, 2 बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों आपको लेनी है, दोनों आपको पढ़नी है। तो आपको समझ आया हो कि पूरे साल आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कैसे प्रैक्टिकल करना है, फाइल कैसे बनानी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।